हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, जिसको हम H से डिनोट करेंगे, लेकिन हम उसको इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते। हम वहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब देखो एंथैल्पी यानी क्या है? एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ, एक्चुअली ये सम होता है एनर्जीज का। कौन सी एनर्जीज होती है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम U से डिनोट करते हैं, एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, दैट मीन्स द वर्क एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वर्क, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी दैट मीन्स वर्क एनर्जी। इन दो एनर्जी का अगर एडिशंस करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलेगी जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी। सो एंथैल्पी दैट्स डिनोटेड बाय H इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ओके, अब जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इसके पहले हमने उसके बारे में पढ़ा है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एंथैल्पी इज आल्सो द स्टेट फंक्शन, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, ठीक है, इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मान लो कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज A एंड इट गोज टू द फाइनल स्टेट B, तो इनिशियल स्टेट में उसकी एंथैल्पी होगी H1 और फाइनल स्टेट में होगी एंथैल्पी H2। ओके, तो एंथैल्पी जब स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम वहां पर उसका डिफरेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू एंथैल्पीज, देन वी गेट द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी दैट्स अ डेल्टा H कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया? क्या कहा मैंने? एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब द एंथैल्पीज डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय दैट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में जो चेंजेस हो रहा है वो किस पाथ में हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ओनली एंथैल्पी डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ओके, अब मान लो सिस्टम का इनिशियल स्टेट A है, तब एंथैल्पी H1, जब सिस्टम B फाइनल स्टेट में पहुंचेगी तब एंथैल्पी होगी H2। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी दैट्स अ डेल्टा H। अब वो कैसे मिलेगा? देखो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को हम इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी H1 इक्वल्स टू क्या होगा? इट्स अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो शुरुआत में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मान लो U1 है, प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1। Okay, so it is the enthalpy of the system in initial state. Similarly, enthalpy of the system in final state H2 क्या होगा? यहां से इक्वेशन बन जाएगा U2, ठीक है, प्लस P2 V2। Okay, so these are the enthalpies in initial and final state. Then from these equations we can calculate the delta H. So how delta H can be calculated? Delta H equals to final enthalpy H2 minus initial enthalpy is H1। ओके, अब इन इक्वेशंस को अगर यहां पुटअप करते हैं तो H2 का वैल्यू क्या होगा? U2 प्लस P2 V2 माइनस ऑफ H1, क्या है H1? U1 प्लस P1 V1। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या मिलेगा यहां पर? U2 प्लस P2 V2 माइनस ऑफ U1 माइनस ऑफ P1 V1। ओके, जो सिमिलर टर्म है उसको कलेक्ट करते हैं तो U2 प्लस माइनस U1 प्लस P2 V2 और इसके साथ में इसके जैसा टर्म कौन सा है? P1 V1। ओके, अब देखो क्या होगा? U2 माइनस U1, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या शो करेगा? इट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस ये दो जो डिफरेंस है इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा PV। ओके, ये प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंस है तो इसको बोल सकते हैं हम डेल्टा PV। ओके, अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाते वक्त अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सिस्टम का स्टेट तो चेंज हो रहा है, सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, बट प्रेशर इज कांस्टेंट। सो व्हेन एट प्रेशर इज कांस्टेंट, देन एट कांस्टेंट प्रेशर P1 इक्वल्स टू P2 सपोज एज P।
ओके अगर P कांस्टेंट हुआ तो सिर्फ चेंजेस किस में होगा, वॉल्यूम में। यानी ये इक्वेशन हम उस केस में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू, या फिर आप यहां से भी बना सकते हो, कैसे होगा, डेल्टा H इक्वल्स टू U2 माइनस ऑफ U1 प्लस P2 के जगह क्या लिखोगे, P इंटू V2 माइनस ऑफ P1 के जगह भी क्या लिखोगे, P इंटू V1। ओके अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, U2 माइनस U1 इट्स डेल्टा U प्लस P यहां से कॉमन रहेगा ब्रैकेट में V2 माइनस ऑफ V1, क्या मिलेगा इक्वेशन, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके तो इस तरीके से आपको चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम आल्सो रिलेटेड विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी। ठीक है, ये हुआ। अब ये मान लो कि ये जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं ये खास तौर से किस केस में होगी, जब मान लो कि गैसेस एक्सपांड हो रही है, गैस कॉम्प्रेस हो रही है, मतलब सिस्टम के तौर पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि गैस, सपोज अ गैस एनक्लोज इन द सिलेंडर, ऐसे एग्जांपल में, या सिस्टम खास तौर से अगर गैसेस हैं, ठीक है, तो उसका एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन में हम डेल्टा एच का ये इक्वेशंस लिखते हैं। ओके लेकिन अगर यही प्रोसेस जो हो रही है इसमें अगर ये कोई केमिकल रिएक्शंस हो तो उस केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा एच और डेल्टा यू के साथ रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस होगी, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट ये पर्टिकुलर प्रोसेस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सपोज n मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट, ठीक है, n मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट रिएक्ट एंड गिव्स द प्रोडक्ट। अब हमें इसमें शो करना है डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन ये भी हमारे पास है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के लिए बताना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है वो खास तौर से ध्यान में लेना है। ठीक है, अगर मान लो कि इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोला कि गैस स्टेट में अगर सिस्टम है तो उस केस में हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड या फिर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में अगर हैं, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, ठीक है, डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होगी, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता और कॉम्प्रेसिबल भी नहीं होता। इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड के केस में डेल्टा वी की वैल्यू बहुत कम रहेगी, हेंस इट कैन बी निग्लेक्टेड। उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं डेल्टा वी को। ओके, निग्लेक्टेड। तो ये जो इक्वेशंस बनी हैं, दिस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, इस केस में इक्वेशंस होगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब अगर हम डेल्टा वी को निग्लेक्ट करते हैं, इसको रखेंगे ही नहीं इस केस में, या फिर जीरो बोलेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, मतलब क्या होगा, मतलब ये हो सकता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा कंपैरेटिवली, कब, कंसिडरेबली कब, जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो देयर इज नॉट अ कंसिडरेबल चेंज इन वॉल्यूम, उस वक्त हम डेल्टा वी को जीरो कहेंगे। तो ये वाली टर्म्स उस वक्त क्या हो जाएगी, जीरो, तो हम इस टर्म को लेंगे ही नहीं, यानी डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू मिलेगा, खास तौर से जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से फेज में हो, यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं ये गैसेस स्टेट में हो, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस स्टेट, अगर ये गैसेस स्टेट में हैं तो उस वक्त हम डेल्टा वी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू को हम जीरो भी नहीं लिख सकते। सो व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस स्टेट, ठीक है, देन द चेंज इन वॉल्यूम इज considerable, then in that case we can write the equations of change in enthalpy delta H equals to delta U plus P delta V। इस इक्वेशन में हम डेल्टा P डेल्टा V को जीरो नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये जो भी रिएक्शंस हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बात भी ध्यान में रखना, दिस प्रोसेस, दिस रिएक्शंस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, चलो अब क्या बोल रहे हैं हम कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में, उस केस में ये कंप्लीट इक्वेशन होगा।
अब खास तौर से केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर रिएक्टेंट कुछ मोल ऑफ रहेगा, रिएक्ट होने के बाद में आपको सर्टेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। सो सपोज n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या फिर बोल सकते हो कि n1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट गिव्स द n2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, n1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होके n2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। उस केस में ये इक्वेशंस क्या बनेगा, यानी इस इक्वेशंस को हमें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि सपोज या अज्यूम दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस ये जो हैं बिहेव एज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस आर बिहेव एज आइडियल गैस। अगर मान लेते हैं कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस जो हैं, ओके, यहां पर ध्यान में रखना है इस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होनी चाहिए, गैसेस में। लिक्विड सॉलिड में हो तो ये तो रिजल्ट बन गया, लेकिन अगर गैसेस स्टेट में है और खास तौर से वो अगर आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, इस वक्त हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशंस क्या हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT, इट्स आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये अगर हम रिएक्टेंट के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, फॉर रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट क्या होगा, इसका प्रेशर क्या रखा हमने, कांस्टेंट ही रखा है। ठीक है, तो P रहेगा वॉल्यूम बट रिटर्न एज V1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटर्न एज N1 एंड R एंड T। तो यहां पर ये भी ध्यान में रखना एट कांस्टेंट प्रेशर के साथ में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो T और P को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम और N को हमने रिएक्टेंट के लिए लिख दिया V1 एंड N1। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं तो क्या होगा, फॉर द प्रोडक्ट्स इन गैसियस फेज PV2 इक्वल्स टू N2RT हो गया। अब ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इस इक्वेशंस को मान लो कि मैं सेकंड कह रहा हूं, तो ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस को हमें पुट करना है इस इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पर देखो ये जो डेल्टा V है, इस डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख, या फिर मान लेते हैं इसको इक्वेशंस 1 दे देंगे, इसको 2 दे देते हैं। तो यहां पर डेल्टा U प्लस P और डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस ऑफ V1, इसको इक्वेशन सेकंड लिख देंगे और ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब करना क्या है, इक्वेशंस थर्ड में जो हमने यहां सॉल्व किए हैं वो इक्वेशन, सॉरी, जो बनाए इक्वेशंस हैं इनको हमें रखना है इस इक्वेशन में। तो इक्वेशंस, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम इक्वेशंस ऑफ 3 पुट इन इक्वेशन 2। इसको अगर इक्वेशन 2 में रखते हैं तो क्या होगा, देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV2 की जगह क्या आएगा, N2RT, ओके, एंड माइनस PV1, ठीक है, ये तो हो गया N2RT, PV1 की जगह क्या होगा, N1RT। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस RT, यहां से कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं N2 माइनस ऑफ N1 इंटू RT। ओके, अब आगे क्या मिलेगा, देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो डिनोटेड बाय डेल्टा N इंटू RT। ओके, ये हो गया फाइनल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड स्पेशली इफ दैट रिएक्शंस टेक प्लेस in the reactants in gaseous phase and at constant pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो और रिएक्टेंट खास तौर से या प्रोडक्ट दोनों खास तौर से अगर गैसेस स्टेट में हो तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशंस क्या बन जाता है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। ओके, समझ में आया? तो यहां तक हुआ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम एंड रिलेटेड विद द इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच।